हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ रचित जी हैं जो पिछले 12 साल से गोल प्लानिंग से लोगों के गोल्स अचीव कराते आए हैं और उनसे हम थोड़ा एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन के ऊपर आज इनसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल प्लानिंग की हमारी लाइफ में क्या नीड है। थैंक यू सिद्धार्थ, मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, पिछले 12 साल के कैरियर में मैंने देखा है कि हमारी लाइफ में इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लाइफ में आपको छोटे से छोटा इवेंट क्यों ना अचीव करना हो, छोटे से छोटा गोल क्यों ना अचीव करना हो, प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। चाहे वो एक बच्चे को हायर एजुकेशन का हो, चाहे एक मैरिज का गोल हो, या फिर आपका कोई रिटायरमेंट का गोल हो, या किसी भी तरह का कोई भी आपका फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल गोल क्यों ना हो लाइफ में, उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग से आप लाइफ के किसी भी डिफिकल्ट गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग आपको एक राइट सेट ऑफ मटेरियल, रिसोर्स और टाइम फ्रेम देता है जिसको कंबाइन करके आप उस गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि एक अच्छा प्लेयर एक प्लानिंग के साथ जब मैदान पे जाता है तो वो एक डिफरेंट परफॉर्मेंस के साथ वहाँ से वापस आता है। वैसे ही जब एक बच्चा एक अच्छा प्लानिंग के साथ एजुकेशन के लिए जाता है तो वो कुछ बेहतर करके लाइफ में आगे बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट गोल माना गया है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है या लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं हमने फाइनेंशियल प्लानिंग को तवज्जो नहीं दिया है जी। बट फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लाइफ के जो मेजर गोल्स हैं कि आपका फ्यूचर है, वो इस बात पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फाइनेंस को प्लान कर रहे हैं। अब प्लानिंग एक बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए भी हो सकती है शिद्धा। प्लानिंग आप अपनी मैरिज या अपने बच्चे की मैरिज के लिए भी प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग रिटायरमेंट के लिए भी बहुत आवश्यक है, और प्लानिंग आपके एक फॉरेन ट्रिप करना है या एक गाड़ी खरीदनी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, प्लानिंग क्या कहता है कि जिस तरह का आपका गोल है या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसी तरह का आपका जो रिसोर्स होगा या मटेरियल होगा या इन्वेस्टमेंट होगा वो डिसाइड होता है। जैसे एक ट्रैवलर के लिए जब वो डिस्टेंस आइडेंटिफाई करता है तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है जी। अगर आपकी डेस्टिनेशन यहाँ से 5000 किलोमीटर की है तो शायद आप बाइसिकल से वो डेस्टिनेशन के लिए नहीं जाएंगे। जी। बट अगर आपका डिस्टेंस ये 50 मीटर का है या 100 मीटर का है तो शायद आप एरोप्लेन या बाय एयर वहाँ नहीं जाएंगे। लाइकवाइज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म का गोल है, लॉन्ग टर्म का गोल है या मीडियम टर्म का गोल है, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी असेट क्लास आपको ये गोल अचीव कराने में हेल्प करेगी। जी। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड में भी किया जा सकता है, डेट में भी किया जा सकता है, इक्विटी एज ए एसेट क्लास भी किया जा सकता है, और लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट प्रॉब्लम और चैलेंज कहाँ है? चैलेंज है क्या ये एसेट क्लास मेरे गोल के अकॉर्डिंग बेस्ट एसेट क्लास है? ये काम एक एडवाइजर का होता है और वो ये आइडेंटिफाई करता है पहले कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। जी। क्योंकि गोल के आइडेंटिफाई होने से ऑटोमेटिकली आपके टाइम फ्रेम का पता लग जाता है और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी पता लग जाता है काफी हद तक। जैसे आई हैव 2 kids, 1 daughter and a son। तो मुझे अगर अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन करनी है, शी इज जस्ट 7 years of old age, तो आई हैव ऑलमोस्ट 13 years फॉर द हायर एजुकेशन। दैट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। मेरे पास चॉइसेस है, क्या मैं इसको फिक्स इनकम यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट से कर सकता हूँ जहाँ पे तकरीबन 6 से 7% के इंटरेस्ट रेट आते होंगे। दूसरा चॉइस है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म यानी कि इक्विटी एज एसेट क्लास भी कर सकता हूँ जहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट 30-40 ईयर्स कुछ 14 to 15% के रिटर्न आए हैं। ऑब्वियसली अगर ये लॉन्ग टर्म गोल है और वॉलेटिलिटी को एडजस्ट किया जा सकता है तो मैं एक बेहतर एसेट क्लास में डालूंगा जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग दिस गोल इज मच मोर हायर। लेकिन वहीं जब मैं इन्वेस्टमेंट अगले 3 महीने के बाद के किसी गोल के लिए कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मुझे गाड़ी खरीदना है 3 महीने बाद, या फिर मुझे 6 महीने में तो वोकेशन पे जाना है, तो शायद वो गोल के लिए मैं इक्विटी जो एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है उसमें नहीं जाऊँगा। उसकी जगह मैं प्रीफर करूँगा कि एक फिक्स इनकम एसेट क्लास यानी कि किसी डेट में, किसी बैंक एफडी में, P2P लेंडिंग जैसे प्लेटफॉर्म में, या फिर किसी लिक्विड फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा जहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं होगा, स्टेबिलिटी होगा।
सिमिलरली किसी रिटायर्ड पर्सन के लिए जिसका ऑब्जेक्टिव एक रेगुलर इनकम है अपनी लाइफ में, उसके लिए शायद कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसेट क्लास विल वर्क। तो आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड में हम लोग आए दिन सुनते हैं बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड। बिल्कुल। व्हाट आर दे? सो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, स्टेबिलिटी और ग्रोथ, दोनों को मिक्स कर दिया गया है ताकि आपके रिस्क को भी मैनेज किया जाए और आपके जो इनफ्लोज है, आउटफ्लोज है, आपकी जो रेगुलर इनकम है, वो भी एटलीस्ट इन्फ्लेशन बेटिंग आपको इनकम दे दी जाए ताकि आप अपने रिटायरमेंट को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जी सकें और इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो हाइब्रिड फंड्स का रोल आ सकता है। हेंस प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट और इसीलिए एक अच्छे क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता होती है। और ये कोई एडवाइजर तभी कर सकता है जब उसके पास वाइड प्रोडक्ट बास्केट हो, जिसमें वो आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके गोल के लिए कुछ बेहतर ऑप्शन सजेस्ट कर सके, ना कि वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपनी अवेबिलिटी को देखते हुए सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहा है। हेंस फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता। जी, जैसे कि हमें सर पता है, जैसे हमारी बास्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, अनलिस्टेड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, एफडीज हैं, पीएमएस हैं, एआईएफ है। तो एक म्यूचुअल फंड के लिए बोला जाता है कि मोर देन 10 to 15 ईयर्स में वो 15 to 17% की रिटर्न ही जनरेट करता है। लेकिन अगर हमें सर इससे भी ज़्यादा अल्फा क्रिएट करना है तो हमें इससे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे, एमएफ से अलग जाना होगा। तो उस तरीके के लिए कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे जानना चाहते हैं कि वहाँ हम कैसे इसमें रिटर्न अपना बढ़ा सकते हैं। तो सिद्धार्थ, जैसा मैंने अभी प्रीवियसली आंसर किया कि हर चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एक बच्चे को अगर भूख लगी है तो शायद उस समय उसके लिए, एक इन्फेंट के लिए मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स अवेलेबल जो उसकी उस नीड को पूरा कर सकता है। बट किसी अडल्ट के लिए जब उसे भूख लगी हो तो शायद एक बैलेंस डाइट उसके नीड को फुलफिल कर सकती है। या अगर आपको प्यास लगी है तो शायद वो खाने से पूरा नहीं हो सकता है, वो पानी के गिलास पूरा हो सकता है। लाइकवाइज ये फिर अगेन डिपेंड करता है कि आपकी नीड और आपकी जो गोल है वो किस तरह के हैं। वो लॉन्ग टर्म है जी, शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है और आप एक बेहतर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की तरफ देख रहे हैं और आप वो क्लाइंट है जो वॉलेटिलिटी को समझते हैं जी, तो देखिए आज की डेट में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट भी आ गए हैं जैसे पीएमएस, एआईएफ, है ना। बट इनके एक मिनिमम टिकट साइज होते हैं, 50 लाख मिनिमम पीएमएस के लिए होता है, 1 CR फॉर एआईएफ होता है जी। एंड सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट अबाउट द टिकट, इट इज योर रिक्वायरमेंट एंड योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द एसेट क्लास जी। तो आप अगर 5 साल 10 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप एक बेहतर इक्विटी ओरिएंटेड रिटर्न चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस तरह की एसेट क्लास में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मिल जाती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑब्वियसली वो एक जनरलाइज इक्विटी पोर्टफोलियो को बीट करें और आपको एक बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश करें। लाइकवाइज एक ऐसे इन्वेस्टर जो या तो 50 लाख रुपए या उसके आसपास की कैपेसिटी नहीं रखते, वो टिकट साइज नहीं रखते, या उनकी इक्विटी एज ए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या एबिलिटी उतनी नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्क प्रोफाइलिंग, तो शायद एक बेहतर डाइवर्सिफाई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम उनके लिए एक बेहतर प्रपोजिशन हो सकती है जो उनके गोल्स को या नीड को फुलफिल कर सकती हैं। ऑल्दो हमने देखा है कि लास्ट फ्यू इयर्स कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्ड पीएमएस ने इवन म्यूचुअल फंड्स स्कीम को काफ़ी हेल्दी मार्जिन से बीट किया है जी। बट अगेन उनका नेचर डिफरेंट है, थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है और एक टिकट साइज डिफाइंड है। अगर आपके पास वो टिकट साइज है और आपके क्लाइंट की रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो इक्विटी एज एसेट क्लास समझते हैं और उनका एक लॉन्ग टर्म व्यू है और वो थोड़ा बेहतर रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड एग्रेसिव रिटर्न की तरफ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर द पीएमएस ऑप्शन। अदरवाइज आपके पास काफ़ी स्कोप है इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स जहाँ पे आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप इन ऑप्शंस को स्मॉलर क्वांटिटी में ले सकते हैं और इवन एसआईपी रूट से जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा रचित जी जानना चाहूँगा कि कौन सा इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहिए, जैसे आपने बताया था कि रिस्क एपेटाइट उसका मानिए,
लेकिन उसका एक कॉर्पस से कितना हो कि वो पीएमएस के लिए एक गो थ्रू करे और म्यूचुअल फंड्स में ही या फिर उसको रहना चाहिए। सो देखिए, जनरली इन लोग ऐसा मानते हैं कि वो इन्वेस्टर्स जिनके पास इन्वेस्टेबल कॉर्पस 3 से 5 करोड़ रुपए की रेंज में होता है। इन्वेस्टेबल कॉर्पस डजंट मीन कि इक्विटी कॉर्पस ओनली, जी, यानी कि वो पैसा जो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ऐसे पोर्टफोलियो में जनरली हम लोग पीएमएस सजेशन को देना शुरू कर देते हैं या हमें एडवाइस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी वो कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब द शॉक्स ऑफ द मार्केट। और 1 करोड़ या 50 लाख वाले क्लाइंट्स के लिए जनरली हम प्रीफर करते हैं कि वो ये जर्नी किसी डाइवर्सिफाई या इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे जैसे उनका एक किटी बढ़ता चला जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो एंड फॉर द पर्पज ऑफ कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो, then they can mobilize towards PMS। और हमने देखा है कि past 3-5 years the growth of PMS industry itself is very phenomenal। काफ़ी तेज़ी से वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। Even when we look at the performance also, तो they are beating the benchmark by healthy margins। Even जैसे there are few small cap PMS in the industry जिन्होंने पिछले 3 से 5 सालों में ऑलमोस्ट 10 to 15% के भी अल्फा जनरेट किए हैं अगेंस्ट बेंचमार्क, over the mutual fund or even the against their benchmark। So it's again, the risk is concentrated but the return is also concentrated। Second is they have the capabilities to get such kind of investment। तो जैसा मैंने कहा कि अगर 3 से 5 करोड़ का पोर्टफोलियो आपके क्लाइंट का है तो डेफिनेटली दे शुड थिंक अबाउट द गुड पीएमएस ऑप्शन। और अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास के आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, देन यू कैन थिंक अबाउट द एएफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, विद इन इक्विटी विद इन म्यूचुअल फंड आपका पोर्टफोलियो काफ़ी सिमिलर हो जाता है, तो देन यू कैन मोबिलाइज टू ए कंसंट्रेटेड इन ए डिफरेंट पोर्टफोलियो जो कि आपको एक पीएमएस और एक अच्छे पोर्टफोलियो फंड मैनेजर के थ्रू मिल सकते। जी बिल्कुल सर इक्विटी एज अ बेस्ट क्लास क्यों माना जाता है? हाँ, तो देखिए सिद्धार्थ, जैसा मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि इक्विटी इज इन लॉन्ग टर्म इक्विटी इज द बेस्ट असेट क्लास। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी वेल्थ क्रिएट करता है। तो इक्विटी मीन्स व्हाट, मैं किसी बिजनेस को बाय कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द पार्टनरशिप इन ए बिजनेस। सो देखिए, अगर आप पूरी इकोनॉमिकल साइकिल देखें तो एवरी इनकम इज रिलेटेड टू द बिजनेस। ऑलराइट, और अगर बिजनेस में ही मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और वो बिजनेस अच्छा है तो डेफिनेटली दे हैव क्रिएट वेल्थ। तो इसको एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखिए, लगभग कुछ 170-180 ईयर्स का एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है यूएस का, जिन्होंने 3 असेट क्लास का कंपैरिजन किया इस लंबे समय में। जी, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर किसी ने यूएस में 150 ईयर्स पहले $1 करेंसी की फॉर्म में रखा होता और वही $1 उन्होंने वहाँ के बॉन्ड्स या एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता और वही $1 अगर उन्होंने वहाँ के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दिया होता, सो इन टर्म्स ऑफ करेंसी वो वैल्यू लगभग 95% डेप्रिशिएट हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन आपकी करेंसी की वैल्यू तो डेप्रिशिएट हो गई है, आपकी परचेजिंग पावर इरोड हो गया है। बट वही पैसा तकरीबन अगर आपने बॉन्ड्स में रख दिया होता तो ऑलमोस्ट 1700 to 1800 टाइम्स आपका वेल्थ एप्रिशिएट हुआ होता है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी होती। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अगर आपने वो पैसा वहाँ के बिजनेसेस में डाल दिया होता तो कैन यू इमेजिन कि आपका जो परचेजिंग पावर है वो ऑलमोस्ट 7 लाख टाइम्स से भी ज़्यादा एप्रिशिएट हो गया है। एंड दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी, क्योंकि इक्विटी इज एसेट क्लास जो जनरेशन टू जनरेशन एप्रिशिएशन और वेल्थ क्रिएशन का काम करती है। तो दैट्स वाई सिमिलरली अगर आप इंडिया का भी डाटा देखें, इवन द म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट डाटा अवेलेबल फॉर एनालिसिस, तो आप देखेंगे पिछले 30 सालों में इवन किसी ने अगर 10,000 रुपये महीने का भी SIP किया होता तो एवरेज रिटर्न ऑफ इवन इक्विटी म्यूचुअल फंड SIPs इन लास्ट 30 years इज अराउंड 14 to 15%। जी जी, इफ देयर फ्यू गुड फंड्स दे माइट बी अबाउट 20%। सो यस, डेफिनेटली इक्विटी आपको लिक्विडिटी देता है, इक्विटी आपको पार्शियल विड्रॉल के ऑप्शन देता है, इक्विटी आपको वेल्थ क्रिएशन का ऑप्शन देता है और इक्विटी आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न देने की बात करता है और गोल अचीव तो करा और ऑब्वियसली जब ये चारों फैक्टर होंगे तो आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाता है एंड यू फील कंफर्टेबल। और इसलिए हम कहते हैं इक्विटी इज द एसेट क्लास जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। बट अलॉन्ग विद दैट रेस्ट ऑफ द एसेट क्लास भी उतने ही इंपॉर्टेंट है।
चूँकि आपके जो शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं, जो आपके फिक्स इनकम के गोल्स हैं, वो आप अपनी लाइफ में डेट प्रोडक्ट्स या फिक्स इनकम प्रोडक्ट और गोल्ड की कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ह्यूमन एक बैलेंस डाइट लेता है विद प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल, वैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट भी एक बैलेंस डाइट की तरह करते हैं, जहाँ पे हम लोग डेट, इक्विटी और गोल्ड का कॉम्बिनेशन लेते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को अगर आप सही प्रोपोर्शन में लेंगे तो यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल गोल। एंड दिस इज द रोल ऑफ अ गुड एडवाइजर, जो शायद आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा लाइफ में, बीइंग ए यंग एंटरप्रेन्योर एंड अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, कि आप कितने लोगों की लाइफ में ये बैलेंस डाइट उनको ऑफर कर पाएंगे और वो लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर, अचीव भी कर पाएंगे। जी, जैसे कि सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बात करा कि इक्विटीज़ के बारे में हमने बात कर ली, एक शॉर्ट टर्म का एक हमारा कंटिजेंसी फंड्स, इमरजेंसी फंड्स के लिए एक नई चीज़ आई है, P2P लैंडिंग। व्हाट इज दिस, व्हाट इज P2P? ओके, तो वो थोड़ा सा आपसे थोड़ा बेहतर समझना सिद्धार्थ, जैसा मैंने कहा कि डेट एसेट क्लास का ही एक ऑप्शन है ये प्रोडक्ट ऑफ P2P। P2P इज नथिंग, इट्स अ पीयर टू पीयर लैंडिंग। तो हमने सदियों से चला आ रहा है, कुछ नया नहीं है। पहले जब बैंकिंग सिस्टम नहीं होता था, लोग एक दूसरे से पैसा लेते थे, उधार देते थे, तो फिर RBI ने एक बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया ताकि पैसे का लेन देन रेगुलाइज हो और हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। देन उसके बाद धीरे धीरे NBFCs का जन्म हुआ। आज 1000 से भी ज़्यादा NBFCs हमारे कंट्री में काम कर रही हैं, इनको RBI रेगुलेट करता है। देन उसके बाद हमने देखा कि यूरोपियन और US मार्केट में P2P यानी कि पीयर टू पीयर NBFCs का भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को या डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज ऑफ मनी, एक बोरोअर से लेंडर और लेंडर से बोरोअर का जो काम किया है वो P2P ने बहुत इफेक्टिवली किया है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो सबसे बड़ा कॉस्ट है ह्यूमन कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। P2P लेंडिंग जो है या P2P NBFC जो है वो ह्यूमन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करके बहुत मिनिमल रेट पे आपका पैसा बोरोअर से लेंडर और लेंडर से बोरोअर तक पहुंचाने का काम करते हैं। द गुड पार्ट इज इनको RBI रेगुलेट करता है, और RBI ने भी क्या किया है कि अपने जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को उन्होंने देखा, और म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि वाई म्यूचुअल फंड आर सक्सेसफुल, चूँकि उसमें ट्रस्ट बनाया जाता है और ट्रस्ट के साथ एक कस्टोडियन बनाया जाता है जो आपके पैसे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखता है। सिमिलरली जो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें भी RBI ने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टर कि हम लोग एक ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्टी कोई ना कोई बैंक अपॉइंट किया जाएगा। जैसे दो कंपनियों का मैं नाम लेता हूँ, निक्कुलोन और लेनदेन। अब लेनदेन के जो ट्रस्टी हैं वो ICICI बैंक है और निक्कुलोन ने अपने ट्रस्टी IDBI बैंक को अपॉइंट किया। दैट मीन्स कि जो पैसा का होल्डिंग होता है ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट के पास होता है, एंड ट्रस्ट इज ए न्यूट्रल बॉडी। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन होता है जो कस्टडी रखता है, तो यहाँ पे कस्टडी तो है नहीं, यहाँ पे तो लेंडिंग एंड बोरोइंग हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एस्क्रो अकाउंट को डेवलप किया है, एंड एस्क्रो अकाउंट इज अ ट्राई पार्टी सिस्टम दैट यू कैन से इज, जिसमें तीनों पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से ये ट्रांजेक्शन होता है, जो कि आपके बिजनेस मॉडल को और आपके ट्रांजेक्शन को ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ बनाता है, ताकि जो पैसे का लेन देन है वो ट्रस्ट की निगरानी में हो। और ये जो आपका एस्क्रो अकाउंट है ये इंश्योर करता है, इस पर RBI गाइडलाइन, कि जो इनफ्लो पैसा होता है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्टर अपने लैंड कर रहे हैं, जब बोरोअर को ये पैसा जाता है और बोरोअर से वापस ये पैसा आता है, तो पहला राइट्स जो होता है वो लेंडर का होता है कि उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट वो रीपेमेंट किया जाए। उसके बाद ये कंपनियां जैसे म्यूचुअल फंड अपने एक्सपेंसेस चार्ज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर सकते हैं, एंड देन दे कैन मेक प्रॉफिट्स। तो इफ दीज कंपनीज आर प्रॉफिटेबल, दैट मीन्स इटसेल्फ वो लोग पिछले 5 या 9 सालों से तकरीबन हिंदुस्तान में लोगों का प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट रिपे कर रहे हैं, एंड देन दे आर मेकिंग देयर एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट्स। सो ये बहुत बेहतरीन कंपोजिशन है, ये RBI की निगरानी में होता है, RBI इज अ रेगुलेटर फॉर दैट, ऑलराइट। और इसके थ्रू एक नॉर्मल है ट्रेडिशनल डेट प्रोडक्ट में जहाँ आप 6-7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, उसके कंपैरेटिवली शायद 8% to 12% तक, अप टू 12% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट एक टाइम बाउंड ड्यूरेशन में अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी भी स्कीम्स है जहाँ पे आप विदाउट लॉक इन पैसा रखिए
आपको 8% अप टू 8% वो आपको IRR दे देते हैं। इवन आप अगर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने और 36 महीने तक के लॉक-इन्स में जाते हैं तो अप टू 12% भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। और आप इसमें मंथली इनकम के ऑप्शंस भी ले सकते हैं और कम्युनिटिव ऑप्शंस भी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है उन इन्वेस्टर के लिए जिनको 1 से 2 साल का पैसा या शॉर्ट टर्म का पैसा या अपनी लिक्विड या सेविंग अकाउंट का पैसा डिप्लॉय करना है। इट्स अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन फॉर सच काइंड ऑफ क्लाइंट। सर इसमें हमारा ये जानना चाहेंगे कि ये इनका एनपीए इतना कम क्यों है? ये दोनों कंपनीज हैं, इनका एनपीए बहुत कम रहा है। अच्छा, तो ये इट्स अ गुड पॉइंट। इसके साथ समराइज भी करता हूँ और इसको आंसर भी करता हूँ। सो देखिए, किसी भी बैंकिंग सिस्टम में मुझे अगर ये देखना है कि वो बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसकी फंक्शनलिटी कैसी है, तो उसमें एक एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट मीन्स सिंपल टर्म में हम समझते हैं आपने पैसा कितना लैंड किया आगे और उस पैसे से आपको कितना पैसा वापस आ रहा है और कितना पैसा आपका मर जा रहा है, यानी कि वापस नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट हो जा रहा है। तो देखिए इन कंपनीज के केस में जो इनके एनपीए हैं वो तकरीबन 0.7% टू 1.5% तक या 2% तक मैक्सिमम जाते हैं, जो हमने देखा है पिछले 9 साल। और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड 22 to 23% के आसपास है। तो पहले सवाल तो ये कि इनके एनपीए कम क्यों है। तो देखिएगा, एनपीए तब होते हैं जब बोरोवर कहीं ना कहीं खराब होता है या उसकी क्रेडिट प्रोफाइल खराब होती है। व्हाट दिस कंपनीज आर डूइंग, ये किसी को जनरली पर्सनल लोन या इस तरह के लोन्स नहीं दे रहे, ये जनरली सर्विस असिस्टेंस लोन दे रहे हैं या एक फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें एडुकेशन, हेल्थ सेक्टर और होम डेकोर से रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं जिन पे अगर कोई क्लाइंट कोई सर्विस यूज़ करने जाता है या सब्सक्राइब करता है तो दे हैव टाई अप विद दिस NBFCs P2P लेंडिंग, और ये उनको जीरो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देते हैं। वो क्लाइंट जब जीरो कॉस्ट EMI के लिए ऑप्ट करता है तो देन दे हैव देयर पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द रिस्क प्रोफाइल ऑफ ए क्लाइंट, और उसके बेसिस पे वो अप्रूव और रिजेक्ट करते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि तकरीबन आउट ऑफ 100 वो कुछ 30% लोगों को ये लोन ये फैसिलिटी दे पाते हैं। तो उसमें उनके काफ़ी पैरामीटर्स हैं। जैसे उन्होंने एक पैरामीटर लगाया हो, उसका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए, वो सैलरीड पर्सन होने चाहिए, FOIR यानी कि उनकी जो इनकम है उसका मैक्सिमम 30 to 40% ही वो लोन अमाउंट उनको ऑफर करेंगे ताकि उनकी पेइंग कैपेसिटी बनी रहे। और उसके अलावा ऐसे 50 से भी ज़्यादा फिल्टर वो लगाते हैं। वो ईमेल आईडी, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई पुराना फ्रॉड तो नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, कोई ब्लैक लिस्टेड हिस्ट्री तो नहीं है, और उसके बेसिस पे वो सब फैसिलिटी को सब्सक्राइब करने के लिए जीरो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देते हैं। और उसके अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं उस वेंडर से, उस सर्विस प्रोवाइडर से जिसकी वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, दे चार्ज सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड देन उसको री इन्वेस्ट होते हैं एंड टू दिस मैकेनिज्म वो 22 से 23% की प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करते हैं। तो दूसरा चीज़ जो अच्छा है, जो आप समझ सकते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बैंकिंग में ये देखा जाता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना ले रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के बाद उसके पास कितना मार्जिन बच जाता है जी। देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज नियर अबाउट टू 6 to 7%। ऑलराइट, अब 6 to 7% मीन्स इट इज इवन 2 times or 3 times higher comparative to majority of the banks in India. So they have better profitability, they have better set of margin of safety is better. Margin of safety is much more better. They have 200 to 300% higher margin of safety compared to normal banking system. और चूंकि जैसा मैंने कहा कि NPA बहुत कम है क्योंकि बहुत स्पेसिफाइड क्लाइंट्स को या बोरोवर को वो आगे लैंड करते हैं। दे आर नॉट इन ए कंपल्सन कि उनको सभी को लैंड करना है। दे हैव देयर चॉइस ऑफ लैंडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर मैनेजिंग दैट। इवन जो लिक्विड लोन जैसी कंपनी है उसको क्रिसल ने और इकरा ने रेट और एक्रीडेट भी किया है एंड दे हैव गिवन देम AA- रेटिंग and this rating comes just after 3 years of their operations. So within 5 years to a non-banking company maximum आप AA- rating दे सकते हैं and that give us the confidence। and जो उनका मैकेनिज्म है म्यूचुअल फंड की तरह जो वो काम करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, एस्क्रो अकाउंट यूज़ करते हैं, और आपको इवन सारे बोरोवर की प्रोफाइल देखने को मिल जाती है कि एग्जैक्टली ये लोन किसको डिसबर्स है। एंड द थर्ड इज द हाइपर डाइवर्सिफिकेशन। तो वो ये लोन एक दो व्यक्ति को नहीं देते, आपका 100 रुपीज़ तकरीबन 200
मिनिमम बोरोवर को लैंड होता है, यानी कि पर पर्सन इट इज अराउंड 0.5%. सो दैट itself give the credibility and the better of functionality, and hence आप एक बेहतर रिटर्न्स के साथ अपने क्लाइंट्स को इसमें एंड कर सकते हैं. थैंक यू व्यूअर्स हमें देखने के लिए, और रचित जी को भी थैंक यू. बहुत अच्छा. आदित्य, थैंक यू सिद्धार्थ फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन, और आई विश यू ऑल द बेस्ट. यू आर ए न्यू एज एंटरप्रेन्योर, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर फाइनेंशियल लिटरेसी को सही तरीके से डिस्प्ले किया जाए और सच में लोगों तक पहुंचाया जाए, तो थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग मैकेनिज्म हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और लोगों की जो फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव कराने में हेल्प कर सकते हैं. तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.